हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। इस वीडियो में गाइस हम बीपीएससी 134 बुक पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। गाइस यहाँ से हम इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस बुक का पहला खंड यानी कि ब्लॉक फर्स्ट है, परिचय, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो हमारी पहली इकाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के ऊपर रहेगी, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस बुक को इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम इस बुक की पहली इकाई 1 पढ़ने वाले हैं। गाइस हमारी इकाई 1 रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानने से पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो गाइस इसमें 3 टॉपिक ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं: यथार्थवाद, उदारवाद, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इसमें मेन पॉइंट हमारा यथार्थवाद रहेगा, जिसके बारे में हमारी एक और इकाई इसी बुक में आने वाली है। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं इस इकाई की। गाइस सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। गाइस हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस बुक में। इस इकाई में हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है इसके बारे में जान सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक अध्ययन का एक क्षेत्र है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन राजनीति को समझने का, राजनीति को अध्ययन करने का एक पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 2 राष्ट्रों के बीच के संबंध को दिखाता है, यानी कि 2 राष्ट्रों के बीच के रिलेशन को दिखाता है। उसको अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम बहुत सारे तरीक़ों से अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि राज्यों के व्यवहारों के साथ इसे अध्ययन किया जा सकता है। राज्यों के बीच में कैसा सहयोग और असहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, कार्य, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, परमाणु आपूर्तिकर्ता व्यवहार समूह, बहुराष्ट्रीय निगमों और राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता के काम करने के तरीके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, प्रवासी शरणार्थी जैसी चुनौतियों के साथ हम इसकी जांच करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए बहुत सारी विश्व व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण मौजूद हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण आते रहते हैं। इसके साथ ही हम विश्व शांति में आगे बढ़ रहे हैं और यही विश्व शांति और विकास का कारण हो सकता है। तो इसके मूल रूप से 2 जो मुख्य धाराएं हैं, वो मुख्य दृष्टिकोण हैं, वो सामने आते हैं, वो है यथार्थवाद और उदारवाद। तो ये 2 दृष्टिकोण हैं जो हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मदद करते हैं। तो हम इन्हीं 2 दृष्टिकोणों के बारे में, इन्हीं 2 मुख्य धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं इस इकाई में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास इस बुक में रहने वाला है यथार्थवाद। तो आइए गाइस यथार्थवाद को डिटेल में जान लेते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद भी कह सकते हैं हम यथार्थवाद को, क्योंकि ये राजनीतिक संबंधों के अध्ययन के लिए यूज़ किया जाने वाला दृष्टिकोण है, इसलिए हम इसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि दुनिया एक अराजक जगह है। ये यथार्थवादियों का दृष्टिकोण है। यथार्थवादियों को मानना है कि दुनिया एक अराजक जगह है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, भूलनी नहीं है। मतलब कि दुनिया पे किसी का भी राज नहीं किया जा सकता, ऐसी जगह है दुनिया, क्योंकि राज्यों का व्यवहार नियमित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिकरण नहीं है, यानी कि राज्यों के ऊपर किसी का भी नियमित रूप से या फिर परमानेंटली किसी का भी राज नहीं हो सकता, कोई भी उस पर राज नहीं कर सकता, किसी की भी सत्ता नहीं चल सकती रेगुलरली या फिर नियमित रूप से या फिर परमानेंटली, ये चेंज होती रहती है। इसलिए दुनिया एक अराजक जगह है जिस पे किसी का भी राज नहीं हो सकता नियमित रूप से। राज्य सत्ता साधक है, यानी कि राज्य सत्ता साधक है, साधना करने वालों के लिए है राज्य,
जो इसके लिए मेहनत करते हैं उनके लिए है, जो सत्ता के लिए मेहनत करते हैं उनके लिए है। लेकिन इसमें एक सुरक्षा दुविधा है, यानी कि एक सिक्योरिटी डिलेमा है, जो कि ये डिलेमा जहाँ कोई भी राज्य है एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकता है किसी भी टाइम। ये सुरक्षा दुविधा हमेशा मौजूद रहती है इसके अंदर, यानी कि दुनिया के किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में हमेशा एक सुरक्षा इश्यू रहता है, जो कि ये है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य पे कभी भी हमला कर सकता है। यहाँ पे राज्य का मतलब राष्ट्र से है, किसी देश से है, यानी कि कोई भी देश किसी भी टाइम किसी दूसरे देश पे हमला कर सकता है। इसीलिए हर एक राज्य अपने क्षेत्र को, अपने आप को, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहता है। जैसे कि सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहता है, सामरिक शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहता है। इससे क्या होगा, हमले से खुद को बचा सकेगा, अपना बचाव कर सकेगा, अपनी शक्तियों को इसलिए नियंत्रित रूप से बढ़ाता रहता है। यथार्थवादियों का ये भी मानना है कि राज्य मनुष्य के व्यवहार की तरह होता है, यानी कि यथार्थवादियों का दूसरा मेन पॉइंट है, राज्य मनुष्यों के व्यवहार की तरह होता है। ये एक मनुष्य की निराशावादी तस्वीर दिखाता है, यानी कि मनुष्य की, जहाँ पे थॉमस हॉब्स एक यथार्थवादी थे, जिन्होंने मानवीय प्रकृति की एक निराशावादी तस्वीर लाई, जिसमें एक आदमी का जीवन एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा सा है। तो इसी तरह राज्य भी होता है, जो कि राज्य और आदमी दोनों ही अहंकारी होते हैं, अपनी सुरक्षा और हितों की देखभाल के लिए नियंत्रण संघर्ष करते रहते हैं, नियंत्रण प्रयास करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे राज्य को मनुष्यों के व्यवहार की तरह दिखाया गया है। ये राज्य शून्य योग संबंधों पर काम करते हैं, यानी कि शून्य योग संबंधों के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहाँ पे या तो किसी राज्य को पूरा लाभ होगा या फिर किसी राज्य को पूरा नुकसान होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे राज्य का मतलब है जहाँ पे कोई सरकार बनने जा रही है, कोई सत्ता आने जा रही है, यानी कि ये राष्ट्र भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। शास्त्रीय यथार्थवाद का पता यूनानी दार्शनिक से पता चला था, इसके बाद सुंजू से पता चला था, कौटिल्य से पता चला था, निकोलो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स से, इनके लेखन से पता चला था शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। वे मनुष्य की निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें मनुष्य का स्वभाव ईर्ष्या, जलन, अहंकार, लालच, भय और संघर्ष से निर्देशित होता है। यानी कि मनुष्य की नेगेटिव इमेज जहाँ पे आती है तो उसको राज्य की इमेज दिखाई है और यही राज्य का स्वभाव है, ऐसा मानना है। यानी कि मनुष्य का स्वभाव राज्य के स्वभाव के जैसा मानना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, वही बात आ गई कि दुनिया एक अराजक जगह है जिस पे किसी का राज नहीं हो सकता। अधिकार का कोई केंद्रीय स्रोत नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर किसी का भी परमानेंटली अधिकार नहीं हो सकता, परमानेंटली कोई राज नहीं कर सकता। राज्य सैनिक क्षमता को अधिक अर्जन करते हैं, यानी कि सभी राज्य अपनी सेना को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपनी सेना को बढ़ाने का काम करते रहते हैं, योजनात्मक गहराई का निर्माण करते हैं और अपनी प्लानिंग्स को डीपली बनाते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकें। इसी वजह से मैकियावेली का कहना है कि आदमी चालाक है, यानी कि आदमी चालाक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी शासक को, किसी भी राजा को चालाक और चालबाज होना पड़ता है। इसी निराशावादी तस्वीर पे थॉमस हॉब्स ने भी मनुष्य की निराशावादी तस्वीर पेश की। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य सत्ता की आवश्यकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य को संचालन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए अपने शासनकाल में ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण रहती है। हैंस मॉर्गेथाउ ने
राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए जो कि राज्य कैसे काम करता है इसको बताता है। ये 6 सिद्धांत इस तरीके से हैं। राजनीतिक उद्देश्य कानून द्वारा शासित होते हैं जिनकी जड़ें मानव स्वभाव ऐसी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हितों की अवधारणा से समझा जा सकता है। राज्य शक्ति के रूप और प्रकृति, समय, स्थान और संदर्भ से भिन्न होंगे लेकिन हित की अवधारणा सुसंगत रहती है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते। नैतिक सिद्धांतों की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत व्यवस्था नहीं है। नैतिक आकांक्षाएं एक विशेष राष्ट्र के लिए विशिष्ट हैं। राजनीतिक क्षेत्र स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो ये 6 पॉइंट बिल्कुल ऐसे कि ऐसे याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के अटेम्प्टेशन में ऐसे ही लिखने हैं। इसको एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे 3 पॉइंट सामने आते हैं यथार्थवाद के पूरे टॉपिक में हमारे पास कि राज्यों को अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही खुद की सहायता करनी पड़ती है, खुद का ही सहारा लेना पड़ता है खुद की सुरक्षा करने के लिए। दूसरा पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुरक्षा दुविधा से अविलक्षित है, यानी कि इसमें एक सुरक्षा दुविधा है जो कि राज्यों को सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। तीसरा, अराजकता के चलते सभी राज्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता को कम करने के लिए कंटिन्यूसली अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। यथार्थवादी कहते हैं कि शक्ति के संतुलन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में याद रखने वाली सिर्फ 5 बातें हैं। 2 हैं कि दुनिया अराजक जगह है, यानी कि कोई भी राज नहीं कर सकता। दूसरा, राज्यों पे कोई भी नियमित रूप से शक्ति का आधार नहीं होता, केंद्रीय शक्ति नहीं यानी कि कोई भी परमानेंटली राज नहीं कर सकता। तीसरा, मनुष्य की निराशावादी तस्वीर के अकॉर्डिंग राज्यों का स्वभाव रखा गया है, यानी कि मनुष्य का स्वभाव और राज्य का स्वभाव समान है। चौथा हमारे पास आ जाता है, इसमें एक सुरक्षा दुविधा है जहाँ पे राज्यों की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। 5वां आ जाता है, कंटिन्यूसली अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहना पड़ता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिर रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये था हमारा यथार्थवाद, जिसे हम इसी बुक की अगले खंड में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरी एक इकाई आने वाली है इसके ऊपर। तो आइए गाइस, हमारा इस इकाई का नेक्स्ट पॉइंट उदारवाद भी जान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उदारवाद से पहले हम नव यथार्थवाद के बारे में जान लेते हैं, जो कि यथार्थवाद से बिल्कुल भिन्न है। ये यथार्थवाद के बाद शुरू हुआ, जो कि 1979 में एक बुक प्रकाशित हुई थी, एंड थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स, जिसमें नव यथार्थवाद का जिक्र हुआ था। वहीं से ही ये सिद्धांत शुरू हुआ। न्यू रियलिज्म भी हम बोल सकते हैं इसे, स्ट्रक्चरल रियलिज्म कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्रणाली की निरंतरता और परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि प्रणाली के थ्रू बनाई गई है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोल सकते हैं। ये क्लासिकल रियलिज्म से बिल्कुल अलग है, यानी कि यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म यथार्थवाद से अलग है। नव यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो राज्यों का व्यवहार है वो मनुष्य के व्यवहार के जैसा नहीं होता, बल्कि राज्यों के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के व्यवहार को समझना होता है। इसमें सुरक्षा दुविधा का कारण मनुष्य के स्वभाव को नहीं माना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है इसको माना। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, इस वजह से ही सुरक्षा दुविधा पैदा होती है, असुरक्षा पैदा होती है, और अराजकता ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के राज्यों में भय और असुरक्षा का कारण है।
इसी वजह से सभी राज्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। न्यू रियलिज्म यानी कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्लासिकल रियलिज्म के जैसे ही है, जैसे ही दोनों ही रियलिज्म लास्ट में बहुत सारे रिजल्टों पर पहुंचते हैं, तो इन रिजल्टों में आ जाते हैं व्यक्तिगत और राज्य स्तर कारणों के बजाय प्रणालीगत होते हुए देखा गया है। यानी कि न्यू रियलिज्म प्रणालीगत तौर पे चलती है, जबकि क्लासिकल रियलिज्म व्यक्तिगत तौर पे चलती है राज्यों को लेके। इसका मतलब है कि जो क्लासिकल है वो मानव प्रकृति पर आधारित है और जो न्यू रियलिज्म है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें मेनली 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि जो राज्यों का व्यवहार है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित है, ना कि मानव के व्यवहार पर। दूसरा, जो सुरक्षा दुविधा है वो मानव के व्यवहार की वजह से नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजकता की संरचना की वजह से है। जो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें इंसानों के पैरों पे जिम्मेदारी होती है युद्ध की, इंसानों की वजह से युद्ध होता है ऐसा दिखाया गया है, जबकि न्यू रियलिज्म में इंटरनेशनल प्रणाली की, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक संरचना की ओर इशारा किया है युद्ध का। यानी कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की वजह से होता है ऐसा बताया गया है, ना कि मानवीय इच्छाओं की वजह से, ना कि मानवीय व्यवहार की वजह से। उदारवाद की बात करें तो ये भी यथार्थवाद की तरह इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए एक सिद्धांत है, जिसमें राज्यों के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ी हुई कुछ सिद्धांतों के ऊपर बना है उदारवाद, जैसे कि स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति, प्रगति। ऐसे सिद्धांतों को लेके उदारवाद राज्यों के बीच निकटता को दर्शाता है। तो इसके बेस पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। इसे व्यक्तिवाद के साथ भी पहचाना जा सकता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार और संपत्ति पर जोर देता है। यह संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के तर्क साझेदारी में विश्वास करते हैं, सहयोग समझौतों के माध्यम से समाज के संघर्षों को हल कर देते हैं, सद्भाव के निर्माण और टकराव से बचने के लिए सहानुभूति प्रमुख है। यथार्थवादियों के विपरीत है, ये बिल्कुल उल्टा है। उदारवादी यह नहीं मानते कि मानव स्वभाव एक बुराई है, इसके बल्कि मनुष्य सामाजिक परक, तर्कसंगत, प्रतिस्पर्धा और सहयोगी है। यानी कि ये पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं मनुष्यों की, ना कि नेगेटिव। यथार्थवाद में नेगेटिव दिखा रहे थे एक तरीके से, उदारवाद में पॉजिटिव इमेज की तरफ लेके चल रहे हैं एक तरीके से। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर जोर देते हैं, उन्हें सीमित और संवैधानिक राज्यों की वकालत की, ताकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न कर सके। इसके अलावा संवैधानिक और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक गणराज्यों की स्थापना पर जोर दिया, जिससे स्थायी शांति और प्रगति हो सके। उदारवाद और नव उदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया जा सकता है किसी भी राज्य को। उदारवाद के अंदर 3 मुख्य विषय हैं, जो कि अन्यायाश्रय उदारवाद, गणतांत्रिक उदारवाद और उदार संस्थावाद हैं। अन्याय और न्यायाश्रय उदारवाद यह मुक्त व्यापार और पारस्परिक रूप से उत्पादक आर्थिक संबंधों पे जोर देता है, यानी कि फ्रीली व्यापार कर सकते हैं। फ्री व्यापार मतलब इंडिपेंडेंटली व्यापार कर सकते हैं उत्पादों का, आर्थिक संबंधों पे जोर देता है। ये मुक्त व्यापार प्रत्येक देश में वस्तुओं सेवाओं को विकसित करने की अनुमति देता है, उन्हें अन्य किसी भी देश की तुलनात्मक लाभ होता है। इससे आर्थिक निर्भरता पैदा होती है और युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं। इससे दोनों के देश के बीच के रिलेशन भी
सुधर जाते हैं। इसके अलावा ये शांति के बंधन में भी बांधा जा सकता है। बहुत सारी भाषाओं, नस्लों, पंथों को मुक्त व्यापार के जरिए शांति के बंधन में बांध सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा एक देश की कार्यवाही दूसरे देशों को प्रभावित करती है। इसी वजह से यह एक ईज़ी वे है। यह न केवल आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है बल्कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और मानव अधिकारों के क्षेत्र में भी इसका असर देखा जा सकता है। गणराज्य उदारवाद की अगर हम बात करें तो इसमें उदारवादियों का मानना है कि राज्यों का बाहरी व्यवहार उनके राजनीतिक और संवैधानिक निर्माण से प्रभावित होता है। यानी कि जो राजनीतिक और संवैधानिक व्यवहार है किसी राज्य का तो बाहरी व्यवहार से प्रभावित होता है। राज्यों को आमतौर पर आक्रामक और सेनावादी रूप में देखा जाता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्य अपने व्यवहार में शांतिपूर्ण और सहकारी तरीकों से अधिक पालन करते हैं। यानी कि वैसे तो राज्य आक्रामक या सैन्यवादी होते हैं क्योंकि हमला हो सकता है किसी भी राज्य का, लेकिन जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, उनका व्यवहार हमेशा शांतिपूर्ण और सहकारी तरीकों से देखा जाता रहा है। साम्यवाद के पतन के साथ ही लोकतांत्रिक शांति थीसिस फिर से उभर कर आई, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली फिर से उभर कर आई। इसके अलावा लोकतंत्र दुनिया का क्रम है, ये हम कह सकते हैं। बाजार पूंजीवाद और उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने वैचारिक युद्ध जीत लिए हैं। स्वतंत्रता, व्यापार, सहयोग के मूल सिद्धांत बन चुके हैं जिन पर दुनिया खुद को नियंत्रित करेगी। उदारवादियों ने 16वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक कांट का हवाला देते हुए इमैनुअल कांट का हवाला देते हुए कहा था कि लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते और इसलिए लोकतांत्रिक देश शांति के क्षेत्र में स्थापना करने को अग्रसर रहते हैं। अगर हम बात करें उदार संस्थावाद की तो इसमें खुद को हॉब्स और लॉक के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को श्रेय देते हैं, जिसमें सामाजिक अनुबंधन सिद्धांतकारों का कहना है समाज को प्रकृति की बराबर और अराजक स्थिति से रोकने के लिए एक बाहरी संप्रभु शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है। इसीलिए इसे कानून के शासन की स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है जो कि सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समान प्रकार आधारित होगा। राष्ट्र संघ का पहला प्रयास था और संयुक्त राष्ट्र अब वैश्विक राजनीति को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र उभर कर आया उदारवाद संस्थावाद के साथ। संस्थाएं सामान्य हित के मामलों में राज्यों के बीच सहयोग के सूत्रधार के रूप में काम करती हैं। उदारवादी संस्थावाद संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देती हैं, सामूहिक सुरक्षा जैसे नियम को स्थापित करती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संतुष्ट रूप से निर्धारित नियमों और संस्थाओं द्वारा आधारित है और शासित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह मुख्य बाहरी तंत्र है जो संप्रभु राज्यों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है, अन्यथा ये राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्मुख रहते हैं। अधिक मूलभूत संस्थावाद वैश्विक शासन की चुनौतियों और वैश्वीकरण के प्रभावों को पूरा करने के लिए बहुपक्षवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वैश्वीकरण और आतंकवाद, महामारियों, तस्करियों से उत्पन्न चुनौतियों का भी प्रभाव बताता है कि राज्य उनसे एक तरफा नहीं निपट सकते। ये चुनौतियां स्थायी आधार पर क्षेत्रीय और वैश्विक शासन संस्थाओं को
और मानदंडों के निर्माण की मांग करती है। यानी कि आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर, महामारी जैसी चुनौतियों पर एक अकेला राष्ट्र काम नहीं कर सकता। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि सभी राष्ट्रों की ज़रूरत होती है, सभी राष्ट्रों की हेल्प की ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, इसलिए उसको हमने पार्ट 2 में रखा है अलग से। और इन्हीं 2 वीडियो के साथ ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। गाइस फर्स्ट यूनिट पूरी बुक का बेस होता है, पूरी बुक कवर हो जाती है अगर हम फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं। यथार्थवाद भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी एक इकाई है इसमें, इसलिए हम उस इकाई में उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें इस यूनिट का। Thank you for watching. Please guys like, subscribe and share.